तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो रेली मकतूब चैनल से है और जो कल ही रिलीज हुई है और उसका टाइटल है डू यू नो द किंग ऑफ कुरैश। सीरा सीरीज एपिसोड 8 इनका लॉन्च हुआ है। तो स्टार्ट करते देखते हैं कि कुरैश के बारे में और क्या नई जानकारी लेके आया। तफसील जिस तरीके से समझाते हैं वो तो आपको पता ही है कि बहुत बढ़िया तरीका रहता है इनका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक से साइड शेयर कर देना। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें क्या इम्प्रेसिव लगा। मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता, तो क्या सीखने को मिलता। ऐ लोगों सुनो, कुसई कत्ल कर दिए गए। कुसई अब नहीं रहे। हमने अपनी आंखों से कुसई को कत्ल होते देखा है। उठो ज़ैद, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद करो अपने बचपन को। ये वक्त तुम्हारा है। उठो कुसई, अपने बाप की सौतेली औलाद। उठो और मजबूत कर दे इस कांच की तरह नाजुक रिश्ते को। शायद यही वजह है कि वो लोग मुझे कुसई कहते हैं। क्या कहा? वो सरदार बनेगा? जंग का ऐलान करो। उठो कुसई और मक्का की तकदीर बदल दो। तुम्हारे अपनों को तुम्हारी जरूरत है। उठो कुसई, क्या आप इस जंग में मेरे साथ खड़े हैं? कुसई, तुमने नबी इब्राहिम की नस्लों को एक किया है। अब हम तुमसे अलग नहीं। उठो कुसई, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जब कुसई ही नहीं रहा तो तुम नबी इब्राहिम की नस्ल के लोग भी जिंदा रहकर क्या करोगे? गद्दारो, हमारी जमीन पर हमारे खिलाफ तलवारें उठाते हो। आओ ये काबा की सरदारी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करें। शुरू करो। ये वो रात थी जिसने मक्का की तकदीर पर नई लकीरें खींच दी। बनु कुज़ाहा जो सदियों से काबा के वारिस बनकर बैठे थे, आज एक अजनबी के आगे घुटने टेक चुके थे। एक ऐसा अजनबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काबा की सरदारी का ख्वाब देखते हुए गुजारी थी। आज सीरिया से चला वो लड़का ज़ैद उर्फ कुसई इब्न किलाब मक्का का नया सरदार बन चुका था। नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद। कुसई जिंदाबाद। हमारा भाई कुसई सलामत रहे। जिंदाबाद। ज़मीन वालों के लिए सिर्फ बनु कुज़ाहा कबीले की हार थी, लेकिन असल में ये अल्लाह के उस डिवाइन प्लान का एक बहुत बड़ा पजल पीस था जो बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो गया था। सुबह की पहली किरण जब काबा के गिलाफ पर पड़ी तो मक्का का मंजर कुछ और था। कुसई इब्न किलाब के सर पर सरदारी की पगड़ी बांधी जा रही थी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर आंख उन्हें उम्मीद से देख रही थी। पर बाहर के इस जश्न के बीच कुसई के सीने में एक अलग ही तूफान करवट ले रहा था। वो जानते थे कि मक्का का हाल बुरा है और इसी बिखरी हुई हालत को सुधारना उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। लोगों सुनो, कुसई आज से हमारे सरदार हुए। कुसई जिंदाबाद। नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद। कुसई जिंदाबाद। मगर कुसई इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आज जो वो फैसले लेंगे वो सिर्फ मक्का की तकदीर ही नहीं बदलेंगे, बल्कि 8 से 150 साल के बाद उन फैसलों की गूंज सारे अरेबिया में गूंजेगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक खामोश तैयारी कर रहे थे। एक ऐसी तैयारी जो अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले कर रहा था, ताकि जब आप नबुव्वत का ऐलान करें तो सारा मक्का, सारा अरेबिया इस बात की गवाही दे सके कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं, बल्कि कुरैश कबीले के सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार ख़ानदान के बेटे हैं। आप अस-सिद्दीक़ हैं, आप अल-अमीन हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ का 8वां एपिसोड है। इस एपिसोड की कहानी और रिकैप को जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 19 अप्रैल की AI मास्टर क्लास को आप सबने जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। 99% पॉजिटिव फीडबैक है हमारा। मैं कहूँगी कि सीखने वाले थक गए, लेकिन सिखाने वाले हमारे मकबूब भाई ना स्टार्टिंग टू एंड तक इतने ही जोश से हमें सिखाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतने कम अमाउंट में हमें इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ना, मैं सीरियसली बता सकती हूँ इतनी तरह से कोई नहीं सिखा सकता था। लेकिन आप लोगों ने कमाल कर दिया। AI सीखकर सबसे पहली वीडियो रियली मकतूब को डेडिकेट की। ये बात है मकतूब भाई के AI मास्टर क्लास की, जिसने लोगों को जीरो से उठाकर AI का हीरो बना दिया। रियली मकतूब भाई, माशाल्लाह आपका AI मास्टर क्लास बहुत अच्छा था। 12-13 साल के बच्चे ऐसे जबरदस्त विजुअल क्रिएट कर रहे हैं जिसे देख के दिमाग हैरान है। वो लोग जो AI का A भी नहीं जानते थे, आज अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों की इसी लगन और मेहनत को देखकर मैंने फैसला किया है कि अब आप इस AI मास्टर क्लास को 30 मई तक आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और यही नहीं, आपने जो इज्जत मुझे दी है उसके लिए आपके मकतूब भाई ने आपके लिए कुछ तोहफे रखे हैं। इस AI मास्टर क्लास में अब आपको 4 नए बोनस चैप्टर मिलेंगे, प्लस 4 नई PDF प्रॉम्प्ट्स गाइड मिलेंगी, प्लस ने इस क्लास को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप अपने पेस पर इन वीडियोस को देख सकें, AI को लर्न कर सकें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे डांट रहे हैं, अरे भाई आपको ज़रूरत क्या है इस क्लास को बंद करने की, जितने लोग एंटर होना चाहते हैं होने दीजिए ना। आपके मकतूब भाई के पास बहुत छोटी सी टीम है, इतने बड़े सर्वर, इतने सारे लोगों को मैं नहीं संभाल सकता। इसीलिए शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए आप इस क्लास को जल्द से जल्द रजिस्टर करें। www.reallymaktoob.com पर जाइए और जाकर इस क्लास को रजिस्टर कीजिए। दुनिया AI से कमाल कर रही है, अब आपकी बारी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सीरतुन नबी के 8वें एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में ज़ैद नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। मक्का की पाक मिट्टी से दूर वो शाम में पला बड़ा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी सारी उम्र एक गैर को अपना बाप माना। पर जब दोस्तों के एक ताने ने उसे बताया कि जिस इंसान को अपना असली बाप समझ रहा है वो तो असल में उसका सौतेला बाप है, तब ज़ैद की दुनिया बिखर कर रह गई। तुम तो एक कुसई हो, एक अजनबी, अपने बाप की सौतेली औलाद। और उस दिन ज़ैद ने फैसला किया कि वो मक्का वापस लौटेगा, उस सरदारी को हासिल करेगा जो सदियों पहले उसके खानदान के हाथों से निकल चुकी थी। मक्का वापस आकर ज़ैद ने जद्दोजहद की, पूरे दिल से मेहनत की और देखते ही देखते मक्का की सरदार हुलैल इब्न हब्शा के खास हो गए। इतने खास कि हुलैल ने अपनी बेटी हुब्बा से ज़ैद की शादी कर दी। परवरदिगार कबूल कर। और फिर कुछ दिनों बाद सरदार के बेटों और ज़ैद के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। सदियों बाद ज़ैद और कुसई इब्न किलाब मक्का के सरदार बन चुके थे। कई सदियों के बाद अल्लाह के घर काबा को उसका असली वारिस मिल चुका था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज़ैद को अभी बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने थे। अब आगे सीरत के बहुत सारे स्कॉलर्स के मुताबिक मक्का की ये जंग सिर्फ और सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी गई, बल्कि इसके पीछे एक अजीब और गरीब वाकया या कहानी भी मौजूद है। तो हुआ यूं कि एक बार काबा के सरदार हुलैल काफी बीमार हो गए। तब उन्होंने काबा की चाबियां अबू गफशान नाम के एक शख्स के हवाले कर दी। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अबू गफशान की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, शराब। अबू गफशान के दिन शराब से शुरू होते, अबू गफशान की रातें शराब पर ख़त्म होती। और एक दिन अबू गफशान को शराब की इतनी बुरी तलब लगी कि वो पागलों की तरह पूरे इलाके में इधर उधर भटक कर लोगों से शराब मांगने लगा। मेरे भाई असद, अगर तुम मुझे एक प्याला शराब दे दो तो कल सुबह तुम्हें सरदार बना दूंगा। कैसी फजूल बकवास कर रहे हो? होश के नाखून लो अबू गफशान। अरे सुनो तो,
और तभी उसकी मुलाकात कुसई इब्न किलाब से हुई। कुसई एक बेहद होशियार और समझदार लीडर थे। वो जानते थे कि काबा का कंट्रोल कुसई के पास वापस आना सिर्फ उनका हक नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल है। और इसीलिए अबू गफ्शान की इस बुरी हालत को देखकर कुसई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अबू गफ्शान, किसी भी चीज की लत इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान का वजूद उसके होश में है, इसीलिए मैं ऐसी आदतों से दूर रहता हूँ और तुम्हें भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं आया। अगर तुम्हारे पास शराब है तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे शराब दे दो, मेरी जान निकल रही है। शराब की ये पूरी मश्क आज तुम्हारी है। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बदले मुझे वो चाहिए जो इस वक्त तुम्हारी जेब में है। क्या है मेरी जेब में? वही जिसके तुम काबिल नहीं, काबा की चाबियां। बस इतनी सी बात? हाँ, ये लो काबा की चाबियां। और इस तरह बगैर एक लम्हे सोचे नशे की आग में अंधे हो चुके अबू गफ्शान ने अल्लाह के घर की चाबियां निकालकर कुसई के हाथ में रख दी और कुछ इस तरह बगैर एक तीर चलाए, बिना तलवार उठाए कुसई इब्न किलाब मक्का के सरदार बन गए। अगले दिन जब अबू गफ्शान का नशा उतरा और उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने कबीले की इज्जत और काबा के कंट्रोल को सिर्फ एक रात के नशे के लिए बेच दिया था। बनु कुज़ाहा ने बाद में लड़ने की बहुत कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुसई और कुरैश ने काबा पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। अबू गफ्शान! कुसई जिंदाबाद! अबू गफ्शान की ये भूल इतनी बड़ी थी कि आज 2026 में यानी 2026 में अरेबियन कल्चर में एक कहावत मशहूर है, शफ़क़तु अबू गफ्शान, यानी तुमने तो अबू गफ्शान से भी ज़्यादा घाटे का सौदा किया है। So that people will give you advice, you're sillier than Abu Ghabshan because Abu Ghabshan has a story. उसके बाद कुसई ने कुरैश को अपने साथ लिया और एक जंग हुई और उसी जंग ने फैसला कर दिया कि अब मक्का की सरदारी सिर्फ कुसई के हाथों में रहेगी। King of Makkah. तलवारें जंग जीत सकती हैं लेकिन कौमें, नेशन, स्टेट दिमाग से बनाई जाती हैं और वो दिमाग कुसई इब्न किलाब के पास था। इसीलिए मक्का की सरदारी को हासिल करते ही कुसई ने सबसे पहले तकर्रुश का काम किया, यानी बिखरे हुए लोगों को जमा करके ऑर्गेनाइज करना। उन्होंने अपने बिखरे हुए कबीले कुरैश को मक्का के अंदर और बाहर बहुत तरीके से सेटल कर दिया। जो फैमिलीज ज़्यादा ताकतवर और असरदार थीं उन्हें काबा के बिल्कुल करीब बसाया गया, जिन्हें इनर कुरैश कहा गया, और बाकी कबीलों को मक्का के बाहरी बॉर्डर्स पर आबाद किया गया ताकि बाहर से आने वाले किसी भी हमले के खिलाफ शहर की एक सॉलिड डिफेंस लाइन बन सके। कुसई को सीरिया का एक ज़बरदस्त एक्सपोजर था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सीरिया में गुजारा था और इसीलिए वो चाहते थे कि मक्का के अंदर भी डेवलपमेंट हो, कुछ बदलाव आए। वो सिर्फ मक्का को एक रेत वाली, तंबुओं वाली जगह की तरह देखना नहीं चाहते थे। कुसई चाहते थे कि काबा के ठीक सामने एक ऐसी जगह बने जहां कबीले के सारे अहम फैसले लिए जा सकें। ये लोग जो टेंट्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए पक्के मकान हों। ये बिखरे हुए लोग एक ऑर्गेनाइज सिटी की तरह रहें, शहर की तरह रहें। और अपनी इसी सोच के चलते कुसई ने यह फैसला किया कि काबा के बिल्कुल सामने एक ऐसी इमारत बनवाई जाए जहां पर मक्का के सरदार, कुरैश के कबीले वाले बैठकर अहम फैसले ले सकें। ये सिर्फ एक इमारत का प्लान नहीं था बल्कि मक्का के अंदर पहली पार्लियामेंट बनाने की कोशिश थी। अपनी 6 महीने पुरानी सूरह काफरून वाली वीडियो में भी मैंने इस दारुन नदवा का मेंशन किया है। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। लेकिन अरेबिया में पक्के मकान बनवाना, इमारतें बनवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी तलवारें चलाई थीं, तंबुओं में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, जिन्होंने ऊँटों की लीदें साफ़ की थीं, उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह इमारतों को खड़ा किया जाता है। लेकिन कुसई अपने इरादे के पक्के थे। उनकी लीडरशिप ने इन सारे बद्दुओं को एक जगह जमा कर दिया। जो हाथ कल तक सिर्फ तलवारें चलाते थे वही हाथ आज मुलायम मिट्टी गूंद रहे थे। जो लोग कल तक छोटे छोटे कबीलों के गुरूर में बटे हुए थे आज वो कंधे से कंधा मिलाकर पानी की बाल्टियां ढो रहे थे। दिन शामों में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं।
सूखी मिट्टी गीला गारा बन गई और वो गारा छोटी छोटी ईंटों में तब्दील हो गया। उन ईंटों को धूप में सुखाया गया, आग में तपाया गया, जमीन पर नक्शे खींचे गए और आंखों में नए मक्का के ख्वाब सजाए गए। पहली बार मक्का की जमीन पर हर उम्र का इंसान एक साथ मिलकर मुस्कुराकर अपने आने वाले कल की बुनियाद रख रहा था और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी के पक्के मकानों का एक छोटा सा शहर आबाद हो गया। अब न इन बद्दुओं को तूफानी बारिश का खौफ था और न इनके जिस्म को झुलसा देने वाली धूप की फिक्र। कुसई अपने लोगों की इस मेहनत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वो काम कर दिखाया था जो पिछले हजारों सालों में मक्का में कोई न कर सका था। लेकिन अगर आप किताबों को डीप में स्टडी करें और मल्टीपल किताबों का मुताला करें और ज़रा गहराई से सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जमजम के कुएं का गायब होना, नबी इब्राहिम की नस्लों के हाथों से मक्का की सरदारी का छिन जाना और फिर दोबारा से मक्का का कई सदियों के बाद आबाद होना, इन बिखरे कबीलों का एक कौम में बदल जाना, ये सब आने वाले वक्त की तैयारी थी। अल्लाह ने इस नस्ल को चुन लिया था और दरअसल ये सारी जनरेशन मिलकर एक ऐसी स्टेज तैयार कर रही थी जिस पर एक दिन खातिमुन नबीयीन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खड़ा होना था और दुनिया को बताना था कि इस्लाम आ चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरत नबी के इतने लंबे सफ़र में आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि इन नस्लों के साथ यानी कुरैश के साथ कोई आसमानी मौजज़ा हो गया, कोई मिरेकल हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इन नस्लों के अंदर अपने हालात को बदलने की आग थी। इनके पास अपने माशरे को बेहतर बनाने का विज़न था और बेइंतहा मेहनत, लगन और जद्दोजहद से इन्होंने अपने मकाम को खुद हासिल किया। सीरत नबी का ये चैप्टर हमें ज़िंदगी का एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन सिखाता है कि चाहे आपकी ज़िंदगी के हालात कुछ भी हों, आप मौजज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको खुद ब खुद जद्दोजहद करनी होती है, मेहनत करनी होती है, स्किल्स सीखनी होती हैं, घर से बाहर निकलना होता है और कोशिशें करनी होती हैं ताकि आपके हालात बदल सकें, ताकि माशरे के हालात बदल सकें। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। या हबीब कुसई इब्न किलाब की बेइंतहा मेहनत और कई सालों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दारुन नदवा बनकर तैयार था। अब वक्त था कुछ अहम फैसले लेने का। तुमने कमाल कर दिया कुसई। हम इतने सालों से अलग अलग जगह बैठे सोचा करते थे, आज पहली बार सब एक छत के नीचे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जरूर। मैंने मक्का की भलाई के लिए कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे हम और मजबूत हो सकें। बहुत खूब। अगर आप सबकी इजाजत हो तो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम फकत हुक्म करो कुसई। तुम्हारी फरासत और दानिशमंदी पर अब इस पूरी कौम को मुकम्मल एतमाद है। बहुत शुक्रिया। तो क्या है तुम्हारा इरादा? कुसई ने अपने लोगों को बताया कि वो एक सख्त कानून लागू करना चाहते हैं, एक ऐसा कानून जिसके मुताबिक काउंसिल का हिस्सा सिर्फ वही शख्स बन सकता है जिसने अपनी जिंदगी में 40 बहारें देखी हों, यानी जिसकी उम्र कम से कम 40 साल हो। क्योंकि कुसई के मुताबिक 40 साल एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान मैच्योर हो जाता है, जब उसके अंदर बचपने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और कुसई के इस कानून को सब लोगों ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया और देखते ही देखते दारुन नदवा की ताकत इतनी बढ़ गई कि मक्का में अब कोई भी शादी होती, कोई भी दुश्मन के खिलाफ जंग की जाती या कोई भी तिजारती काफिला निकलता तो दारुन नदवा के लोगों की इजाज़त के बगैर वह मक्का से बाहर कदम नहीं निकाल सकता था। और अपनी सरदारी के दौरान कुसई ने कुछ बहुत ज़बरदस्त काम किए। उसमें एक ज़बरदस्त काम ये भी था कि कुसई ने पूरे अरेबिया के सिस्टम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि अरेबिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत आराम से चलाया जा सके। ये 5 हिस्से कुछ इस तरह थे। 1. दारुन नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के मुताल्लिक़ मशवरे होते थे और जहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ भी करते थे। 2. लुआ यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। 3. हजाबत यानी खाना काबा की पासबानी, इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसई ही खोलता था। 4. सकाया यानी पानी पिलाना, इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बना दिया जाता था। जब हुज्जाज मक्का आते थे तो उसे पीते थे। 5. रिफादा, हाजियों की मेज़बानी, इसके मानी ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी
जो मौसम हज में कुसई के पास जमा की जाती थी। कुसई उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। और कमाल की बात यह है कि कुसई ने इन 5 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। कुसई की अक्लमंदी, उनकी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज के दौरान जब लोग अराफात से वापस आते तो कुसई मुजदलिफा के पहाड़ों पर एक ऐसी आग जलाते जिससे अंधेरे में भटके हुए हाजियों को रास्ता मिलता। ये आग सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि पूरे अरेबिया में कुसई की मेहमान नवाजी और ताकत की मिसाल थी। सही कहते हो, कुसई के आने से मक्का की किस्मत बदली है। अब जिंदगी आसान है। आसान ही नहीं, अब हम ताकतवर और महफूज दोनों हैं। अल्लाह कुसई को लंबी उम्र दे। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आंखों ही आंखों में 20 साल गुजर गए, लेकिन कुसई की क़यादत में, उनकी सरदारी के अंडर मक्का ने अपना गोल्डन एरा देखा। ये बिखरे हुए बद्दू एक ताकतवर रियासत में तब्दील हो गए। दारुन नदवा में बड़े बड़े फैसले लिए जाने लगे। सिकाया रिफादा के ज़रिए ऐसी मेहमान नवाजी की जाने लगी कि पूरे अरेबिया में कुरैश की धाक बैठ गई। एक बंजर सूखी वादी जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, आज वही सूखा इलाका मक्का की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर और इकनॉमिक हब बन चुका था। लेकिन मक्का जितना ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होता चला जा रहा था, उसको बनाने वाले कुसई धीरे धीरे उतने ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े होते चले जा रहे थे। वो कुसई जिस शख्स ने पहाड़ों को अपने आगे झुका दिया था, आज वक्त के आगे झुक चुके थे। हिस्ट्री उठाकर देखिए, किसी भी बादशाह की ज़िंदगी में, सरदार की ज़िंदगी में उसका जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो दौलत या ताकत या सरदारी नहीं होता, बल्कि किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि अब उसके मरने के बाद उसकी गद्दी, उसका तख्त किसे मिलेगा। और यही सवाल आज कुसई के आगे खड़ा था। कुसई के 4 बेटे हुए, अब्दुद्दार, अब्दुमनाफ, अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द। मेरे शहजादों, सब इधर आओ, अपने बाप के सीने से लग जाओ। मैं बाबा के पास पहले पहुंचूंगा। ये बेईमानी है, रुकिए। लेकिन पूरे मक्का की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी, अब्द मनाफ पर। अब्द मनाफ, अपने बुरे बाप को यूं ना सताओ, जल्दी इधर आओ। बाबा, आप हमारी जान हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा। तारीख उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अब्द मनाफ की पर्सनैलिटी, उनका रौब इतना ज़बरदस्त था कि सारे मक्का के लोग उन्हें प्यार से कमर अल बतहा कहते, यानी मक्का की वादी का चांद। कहते हैं जब अब्द मनाफ गलियों से गुजरा करते तो औरतों की धड़कनें रुक जाया करती। बड़े बुजुर्ग अपने मसले लेकर अब्द मनाफ के पास आया करते। कुसई के जीते जी मक्का का दिमाग भले ही दारुन नदवा में था, लेकिन मक्का का दिल अब्द मनाफ की मुट्ठी में था। तुम्हारा दिल पाक है अब्दु मनाफ, मैं आपका ही साया हूँ। अरेबिया के हर शख्स को इस बात का यकीन था कि अगला सरदार अब्द मनाफ ही बनेगा, लेकिन कुसई ने अपनी वसीयत में एक ऐसे बेटे का नाम लिख दिया जिसने पूरे अरेबिया को सन्नाटे में डाल दिया। दारुन नदवा से दूर तुम सबको एक खास बात के लिए बुलाया है मैंने। आप हुक्म कीजिए बाबा, हम चारों भाई सुन रहे हैं। मेरे प्यारे शहजादों, इस बूढ़े जिसमें अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, वक्त आ गया है कि मैं तुम में से किसी एक को मक्का की सरदारी सौंप दूं। मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले की इज्जत करोगे ना? बाबा, आपका हुक्म सराखों पर। और तुम अब्दु मनाफ? बाबा, मैं भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। जी बिल्कुल, हम में से कोई भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। शाबाश। तो फिर मेरा फैसला ये है कि मैं मक्का की सरदारी तुम भाइयों में सबसे काबिल अब्दुलदार को देता हूँ। बहुत मुबारक बड़े भाई, बहुत मुबारक। कुसई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला मक्का की तारीख को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुसई ने अरेबिया के वो 5 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट
جس میں دارالندوہ کی سرداری، کعبہ کی چابیاں، حاجیوں کے پانی اور کھانے کا انتظام، یہ سب اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دیا۔ جب قصی نے یہ فیصلہ کیا تو کوئی کچھ نہ بول سکا، پر سب جانتے تھے کہ عبد مناف سرداری کے زیادہ لائق ہے، لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ لیکن باپ نے پہلی اولاد کو چنا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لگتا ہے آپ کو قصی نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے تو سیرت کے انالسٹ بتاتے ہیں کہ اصل میں قصی جانتے تھے کہ عبد مناف لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، وہ زیادہ قابل ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر قصی نے سرداری بھی عبد مناف کو دے دی تو اس کا بڑا بیٹا عبدالدار کہیں بہت پیچھے چھوٹ جائے گا، اور اسی وجہ سے تاکہ عبدالدار عبد مناف کی برابری کر سکے، قصی نے عبدالدار کو مکہ کی سرداری دے دی۔ اب مکہ کی طاقت عبدالدار کے پاس تھی اور مکہ کا دل عبد مناف کے ہاتھ میں تھا۔ شاید قصی نے سوچا ہوگا کہ اس طرح وہ اپنے خاندان کو بیلنس کر سکیں گے، پر قصی کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے آگے کئی سال بعد آنے والے ایک طوفان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ عبد مناف نے باپ کے آگے سر جھکا دیا، وہ ایک لفظ نہ بولے اور انہوں نے باپ کی وصیت کو ایز اٹ از مان لیا۔ عبدالدار کی سرداری کے چرچے پورے عربیہ میں پھیل گئے، دور دور تک یہ قصے مشہور ہو گئے کہ باپ نے بڑے بیٹے کو چن لیا۔ اور جیسا کہ ہم عربین کلچر کو جانتے ہیں کہ ایک بار اگر سردار نے کوئی فیصلہ لے لیا تو پھر اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس لیے عبدالدار کو سب نے اپنا سردار مان لیا۔ بس اس فیصلے کے کچھ مہینوں یا کچھ دنوں کے بعد قصی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ یتیم لڑکا جو کبھی ایک نوکر کی طرح مکہ میں داخل ہوا تھا، آج اس یتیم لڑکے کا جنازہ مکہ کے سردار کے طور پر اٹھایا جا رہا تھا۔ قصی کو عربیہ کے سب سے عظیم سردار کے طور پر الحاجون نام کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مٹی میں دفن ہو رہا انسان وہی قصی تھا جس نے مکہ کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا۔ جانے انجانے قصی نے ایک عظیم ہستی کے لیے ایک ایسا اسٹیج تیار کر دیا تھا جس کا انتظار نبی ابراہیم کی دعاؤں میں تھا، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا، جن کی آمد کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ اگلے آنے والے 40-50 سالوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قصی کے بچوں میں یعنی عبد مناف اور عبدالدار کے بچوں میں ایک ایسی جنگ ہوگی جو قریش قبیلے کو کپڑے کی طرح چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گی۔ پر اس طوفان کے بیچ اب بھی ایک سوال زندہ رہے گا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے پردادا ہاشم ایسا کون سا کام کریں گے جس سے بھوک سے مرتا ہوا عربیہ بچ جائے گا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کس طرح سے زمزم کے پانی کی تلاش کریں گے اور کس طرح وہ اکیلے ہاتھی کی فوج کا سامنا کریں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو میری یہ سیرت النبی کی سیریز پسند آ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی بدلاؤ آ رہا ہے، ہمارے جین دین کتابوں کو دھیرے دھیرے انٹرسٹ لے کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، وی آر دا بلڈرز آف دی آخرہ اینڈ دس از دا پلیس ویئر وی بلڈ آور آخرہ۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے ٹولز کے ساتھ اس آخرت کو بنایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ دادا ابو، آپ بھی AI سیکھیں گے؟ کیوں نہیں، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ میرا رجسٹریشن جلدی سے کر دیجئے۔ دوستو، یہ تھی بہترین ویڈیو اسلام کے اتہاس کی، کعبہ کے اتہاس کی، کہ بھئی کس طریقے سے انہوں نے اپنی نئی سوچ کے ساتھ اس کو بدلا، اور مطلب ان کا جو ان کا وہ اسپرٹ تھی جو ان کی، وہ اس چیز میں تھی کہ بھئی وہ اپنی جو پشتینی وہ تھی اس کو واپس لے گئے، اوپر اٹھائیں، اور یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا، کس طریقے سے پکے گھر دیے۔ کئی بات ہے شروع میں ٹینٹ میں رہ گئے، تو امیجن کر سکتے ہیں کہ بعد میں کس طریقے کے انہوں نے وہاں پکے گھر بنوائے، سب کچھ کیا۔ اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ یہ تیاری ہو رہی تھی، جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بہت پہلے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بھئی اس جگہ کا چناؤ کیا گیا تھا کہ جہاں پہ کعبہ جو بھئی اللہ کا گھر مانا گیا۔
उसको वहां पे क्यों माना गया, मतलब वहां पर क्यों, क्योंकि नए तरीके से अगर किसी चीज का वो बना रहे हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट, जगहें जो भी है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट जाके बनाया ताकि कल कोई सवाल ना उठा सके, कोई जवाब ना कर सके। तो इस तरीके से बनाया गया। और किस तरीके से अब समझ में आता है कि इतिहास में वापस बैक में जाओ तो भी किस तरीके से मोहम्मद साहब के आने से पहले वो सब तैयारियां करी जा रही थी, साल साल दर साल, समझ रहे ना, दशकों में भी किस तरीके से बदलाव आ रहे थे ताकि जब मोहम्मद साहब प्रगट आए तब वहां पे सब कुछ कैसा हो। तो आपने वीडियो देखी, आपको कैसे लगी? विजुअल्स के थ्रू एक ऐतिहासिक वो था देखने का, भाई कैसे कोई चीज बिल्ड होती है। मतलब सीखने को भी ये मिलता है कि भाई अगर एक ही इंसान चाहे, एक ही काफी होता है अगर बदलने के लिए, अगर कुछ चीजें मतलब वो ठान ले, वो सब कुछ कर ले, भाई किस तरीके से बदला जा सकता है उन सब एनवायरनमेंट को। तो आपको अब क्या बोलूं? सच्ची में बहुत अच्छी वीडियो थी। एक ये सोच रखना कि एक मतलब एक तरीके से कैंप एरिया को सिर्फ वहाँ पे टेंट है, उसको एक पूरी तरीके से एक सिविलाइज सिटी बनाना और उस तरीके से कि भाई पक्के घर हो, एक लोगों की देखभाल करना, लोगों की आने देखभाल वाले करना, यात्रियों का उनकी सब कुछ सोचना। ज़रूरतें, हाँ, उनकी ज़रूरतें पूरी होना। और ये सोच रखना कि एक ऐसी मीटिंग करने की भी कोई जगह हो जहाँ हम सब बैठकर एक जगह पर, तो वो सोच मतलब एक मॉडर्न सोच कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब भी एक समाज में बदलाव की ज़रूरत होती है, जो इंसान खड़ा होता है उसको मॉडर्निटी का ही नाम दिया जाता है। तो सच्ची में बहुत और अच्छी ये बात भी अच्छी है कि इतनी इतिहास की चीजों को जो लेकर ये आ रहे हैं इतनी पीछे पीछे से, जो सही में जैसे उन्होंने कहा जेनजी युवा जो भी है उनको अभी तक नहीं पता होगा, तो वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। इतिहास पता होना भी बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि उसमें से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसको इतिहास को खोद के निकाल के उसमें से बहुत कुछ समझ आ सकती है, किस तरीके से लोगों ने नींव रखी, किस तरीके से बदलाव हुए, सब कुछ। तो इस तरीके की वीडियोस वगैरह ये लाते हैं, सही बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि जो भी देखे मतलब वो मतलब एक एज ए ह्यूमन एक अच्छे ही बंदे बने सारे, सब कुछ इस तरह की वीडियोस वो लाते हैं। तो ये थी वीडियो जो कि काफी बेहतरीन थी, और उनका जो ये पर्सनैलिटी है जो जिनका नाम बोल रहे थे ये, वाकई उन्होंने बहुत मतलब ऐसी नींव रखी जो आने वाले वक्त में उनके लिए वो काम करने वाली थी। और जो ये अभी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो उनके बच्चों के बीच में लड़ाई है, तो ये भी शायद उन्हीं रीजंस में से एक होगा कि भाई क्योंकि वो इस तरीके का एटमोसफेयर तैयार करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कल को वो बिखरे कबीलों में होंगे तो वो आएंगे तो इकट्ठा करेंगे उनको, समझ रहे हो ना। तो ये सारा का सारा ऐसे लगता है कि जैसे स्क्रिप्ट पूरी पहले लिखी जा चुकी है। हाँ, कुरैश कबीला ही है ना अभी तो ये। धीरे धीरे यहाँ पे कबीले आके, अलग अलग कबीले आके भी रुकते थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ स्टे किया था धीरे धीरे धीरे। आज के दौर में कुछ मुसलमान अपने नाम के पीछे कुरैशी लगाते हैं ना। हाँ ये इन्हीं के नहीं, शायद तो नहीं है ये वाले कुरैशी। क्यों नहीं होती? अब जिस तरीके से कबीलों के नाम थे वही सरनेम में बदल गए, किसी ने किसी का नाम एक्सेप्ट कर लिया तो वो सरनेम में बदल गए, हो सकते हैं क्यों नहीं? तो बता देंगे भी ये कुरैश जो लिखते हैं, कुरैशी लिखते हैं, वही कुरैश वही वाले उसके हैं, तो ये भी बता देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर कर देना, अभी तो इतना ही काफी है।